हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज मनोविज्ञान विषय में पेपर फर्स्ट का चैप्टर पढ़ाऊंगी। व्यक्तित्व का सिद्धांत। व्यक्तित्व के कुछ सिद्धांत इससे पहले वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें शील गुण सिद्धांत का वर्णन किया था। शील गुण सिद्धांत में आलपोर्ट का शील गुण सिद्धांत मैंने आपको बताया था, और आलपोर्ट के शील गुण सिद्धांत के अलावा जो शील गुण सिद्धांत में कैटल का सिद्धांत आता है, कैटल ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण या व्यक्तित्व के प्रकार का वर्णन किया है, और उन्होंने 16 व्यक्तित्वशील गुण बताए। 2 तरह के शील गुण उन्होंने बताए, सतही शील गुण और मूल शील गुण। सतही शील गुण से मतलब है जो व्यक्तित्व की ऊपरी परिधि पर होते हैं और जिनको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जिनको हम अनुभव कर सकते हैं। और मूल शील गुण वो होते हैं जो व्यक्तित्व की भीतरी संरचना के अंतर्गत होते हैं। तो उन्होंने एक क्वेश्चनेयर भी बनाया, प्रश्नावली भी बनाई, जिसके द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है, जिसको 16 PF कहते हैं। इस प्रश्नावली का नाम है 16 PF, 16 कारक का इसमें क्योंकि अध्ययन किया जाता है व्यक्तित्व के, इसलिए इसका नाम 16 PF रखा गया है। 16 कारकों को उन्होंने बताया, वो 16 आयाम कहे जा सकते हैं व्यक्तित्व के, और इसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की थी इससे पहले वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आयामी सिद्धांत या डायमेंशनल थ्योरी ऑफ मैककेयर और कोस्टा। मैककेयर और कोस्टा नाम के मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व का एक नवीन सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसको आयामी सिद्धांत कहते हैं या डायमेंशनल थ्योरी कहते हैं व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व की व्याख्या क्योंकि सभी मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से की है, अलग अलग आधारों पर उसकी व्याख्या की है, और कुछ ने शील गुण सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की, तो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न कारकों के आधार पर उसका वर्णन किया, और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने प्रकार के आधार पर, टाइप अप्रोच के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या की है। इनमें से जो प्रमुख हैं कारक विश्लेषण के आधार पर जिन्होंने व्यक्तित्व की व्याख्या की, जैसे कैटल, उसी तरह से मैककेयर और कोस्टा ने कारक विश्लेषण के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या करने का प्रयास किया है। कोस्टा और मैककेयर ने 1992 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कारक विश्लेषण विधि के द्वारा, फैक्टर एनालिसिस विधि के द्वारा 5 प्रकार के शील गुणों को बताया। मतलब व्यक्तित्व में 5 प्रकार के जो शील गुण हैं वो विशेष रूप से पाए जाते हैं। कोस्टा और मैक्रो द्वारा बताए गए 5 मूल शील गुणों को आयाम कहा गया है, डायमेंशंस कहा गया। मतलब पर्सनैलिटी के अलग अलग डायमेंशंस हैं जो उन्होंने बताए हैं, और निम्न तथा उच्च प्राप्तांकों के आधार पर इनका मापन किया जाता है। मतलब हर आयाम का निम्न से लेकर उच्चतम स्तर तक उनको हम माप सकते हैं कि कोई आयाम व्यक्ति के व्यक्तित्व में कितना है, इसका मापन किया जा सकता है। ये आयाम जो है वो 5 वो इस प्रकार से हैं। जैसे पहला है बहिर्मुखता। बहिर्मुखता इस प्रकार के व्यक्तित्व जो है, जैसा कि जुंग ने भी इस प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत किया है कि जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं वो उनमें अनेक प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं, जैसे मिलनसार होना, सामाजिक अवसरों पर आना जाना, बातूनी होना, सामाजिक होना, लोगों से मिलना जुलना, हंसना बोलना। इस तरह के जो व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व कहलाते हैं, घुल मिलकर लोगों के साथ रहते हैं। इस तरह के जो व्यक्तित्व जो होते हैं वो अधिकतर जैसे जो अभिनेता हैं, नेता हैं और धार्मिक गुरु हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं उनका व्यक्तित्व अधिकतर बहिर्मुखी टाइप का होता है, एक्सट्रोवर्ट टाइप का होता है। एक्सट्रोवर्ट से मतलब है बहिर्मुखी, बाहर की तरफ उन्मुख होना, व्यक्तित्व का बाहर की तरफ उन्मुख होना या मुखर होना। तो इस प्रकार का पहला जो आयाम है वो
मैककेयर एंड कोस्टा ने बहिर्मुखी व्यक्तित्व को माना है। दूसरा जो उन्होंने आयाम बताया है व्यक्तित्व का, वो है सहमति जन्य। सहमति जन्य से मतलब है कि जिन लोगों में सहमति जन्यशील गुण होता है वे व्यक्ति दूसरों से मिला जुला रहना पसंद करते हैं, दूसरों की सहमति प्राप्त करना पसंद करते हैं। मतलब कोई भी कार्य करने में वो औरों की राय लेना, सहमति लेना पसंद करते हैं और दूसरों की बताई गई राय पर चलने का प्रयास करते हैं। पसंद और नापसंद को महत्व देते हैं दूसरों को। इस तरह से जो व्यक्तित्व जिनका होता है उसको सहमति जन्य व्यक्तित्व कहा जाता है। अगला जो तीसरा आयाम है व्यक्तित्व का, जो मैककेयर और कोस्टा ने बताया है, वो है अंतःकरण की शुद्धता। अंतःकरण की शुद्धता से मतलब है कि जिन लोगों में ये शील गुण होता है उनमें कर्तव्य पालन और स्व अनुशासन की प्रवृत्ति होती है। मतलब वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छी प्रकार से करते हैं और अनुशासन में रहना पसंद करते हैं। कुछ लोगों में ये गुण बहुत अधिक होता है और कुछ लोगों में यह गुण कम मात्रा में पाया जाता है। ये व्यक्ति अपने कर्तव्यों को महत्व देते हैं, अनुशासित रहते हैं और हर दशा में इनको अनुशासन प्रिय होता है और अपने काम समय पर करते हैं और इन्हें अपने काम पूरा करने की चिंता रहती है। इस तरह के जो व्यक्तित्व कहे गए हैं उसको अंतःकरण की शुद्धता वाला व्यक्तित्व कहा है मैककेयर और कोस्टा ने। चौथा जो आयाम है व्यक्तित्व का, मैककेयर और कोस्टा ने जो बताया, वो है मनस्ताप। मनस्ताप इस शील गुण से मतलब है सांवेगिक स्थिति और स्वभाव का पता चलता है। मनस्ताप से जिन व्यक्तियों की सांवेगिक स्थिति में अधिक उतार चढ़ाव रहता है उनको मनस्तापी व्यक्ति कह सकते हैं। उनमें मानसिक रोग होने की संभावना रहती है। मनस्तापी व्यक्ति वो होते हैं जिनमें सांवेगिक स्थिति जो है, जिनके संवेग जो है वो स्थिर अवस्था में नहीं रहते हैं और जो जिनमें उतार चढ़ाव अधिक देखा जाता है। कभी किसी अवसर पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, किसी अवसर पर बहुत ज़्यादा निराश हो जाना, इस तरह के व्यक्तित्व की विशेषता होती है। इस प्रकार के व्यक्तित्व में अनेक प्रकार के मानसिक रोग होने की, जैसे मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है और एंजाइटी न्यूरोसिस है, इस तरह के जो सिजोफ्रेनिया है मानसिक रोग, इस प्रकार के मानसिक रोग होने की इन लोगों में संभावना रहती है। अगला जो व्यक्तित्व का आयाम है वो है अनुभव के प्रति खुलापन। पांचवा आयाम व्यक्तित्व का बताया है अनुभव के प्रति खुलापन। इससे तात्पर्य है कि व्यक्ति कितना रचनात्मक, जिज्ञासु और कल्पनाशील है। कुछ लोगों में यह गुण अधिक मात्रा में होता है, अर्थात कुछ लोग अधिक जिज्ञासु होते हैं, हर चीज़ की खोज परख करना चाहते हैं, कल्पनाशील होते हैं और इमेजिनेटिव पावर उनकी इतनी अधिक होती है तो बहुत सारे वो अनेक प्रकार के क्रिएटिव या रचनात्मक काम करते हैं। कुछ लोगों में यह गुण अधिक होता है और कुछ में कम मात्रा में होता है। तो इस प्रकार के जो विशेषता वाले व्यक्तित्व होते हैं उनको अनुभव के प्रति खुलापन कह सकते हैं। और इस प्रकार से 5 प्रकार के मैककेयर और कोस्टा ने व्यक्तित्व के आयाम बताए हैं और इन आयामों की विभिन्न मानसिक परीक्षणों के द्वारा हम मापन भी कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि किस व्यक्ति में कितने स्तर का कोई भी आयाम है। तो शील गुणों के द्वारा व्यक्तित्व की व्याख्या में ये देखा गया है कि यह सहमति मनोवैज्ञानिकों में नहीं है कि व्यक्तित्व की व्याख्या के लिए कितने और कौन से शील गुण आवश्यक हैं। जैसे शील गुण सिद्धांत की आलोचना किन किन आधारों पर की गई है, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था और उसमें यह भी देखा गया है कि शील गुण सिद्धांतों को लेकर मनोवैज्ञानिकों में आपसी कुछ पॉइंट्स को लेकर राय नहीं है कि जैसे कौन कौन से ऐसे शील गुण हैं जो बहुत अधिक आवश्यक हैं और कौन से ऐसे शील गुण हैं जो अधिक आवश्यक नहीं है। तो इस पर मनोवैज्ञानिकों में सहमति नहीं है और इसके अलावा यह भी मनोवैज्ञानिकों में सहमति नहीं है कि कौन कौन से मूल शील गुण जो हैं वो आवश्यक हैं और कौन से नहीं हैं। मैक्रो तथा कोस्टा द्वारा बताए गए 5 शील गुणों के बारे में भी सार्वजनिक सहमति देखने में नहीं आती।
लेकिन व्यक्तित्व का अध्ययन करने में आज के समय में शील गुण सिद्धांत का काफ़ी अधिक प्रयोग किया जा रहा है और अनेक नए नए रिसर्च, नए नए अनुसंधान इस संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे हैं, जिससे कि व्यक्तित्व की व्याख्या और अधिक मजबूती से और नए आयामों के आधार पर की जा सके। तो स्टूडेंट, आज मैंने आपको बताया कि मैकेयर और कोस्टा का जो शील गुण सिद्धांत है, जिसको आयामी सिद्धांत भी कहते हैं, डायमेंशनल थ्योरी, वो क्या है और उसके कौन कौन से व्यक्तित्व के आयाम इन्होंने 5 प्रकार के बताए हैं। मैं समझती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।